हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 लेक्चर देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए। और इससे पहले हमने पार्ट 1 लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में बताया था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा डिफरेंट तरह की, जैसे इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। उसके अलावा एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट सर्किट लॉ के बारे में भी डिटेल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। उसके फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। और आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 लेक्चर है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 लेक्चर देखो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का जो है वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के रिलेटेड जो नीट में पूछा जाएगा वो होगा, या फिर जेडब्ल्यू की बात करो या नीट की बात करो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर की बात करें। ऑसिलेटर या फिर साइक्लोट्रॉन या फिर एसी दिया होगा क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, साइक्लोट्रॉन और एसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का एक जनरल सा फार्मूला मैंने आपको 2πm/क्यू बी लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसी को हम जब उल्टा करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाता है Qm/2, क्यू बी अपान, ये क्यू बी है, क्यू बी अपान 2πm, ठीक है। यहाँ पे क्यू बी है, क्यू बी है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πm/क्यू बी। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकल के आता है Qb/2πm। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन और एसी लिखा हुआ है। एफ इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड इज इक्वल टू Qb/2πm। उसके बाद अगर वेलोसिटी पूछी जाए, ठीक है, साइक्लोट्रॉन में जो वेलोसिटी होती है चार्ज पार्टिकल की, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वैसे हमने वो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। एक्सेप्शंस भी होती है कि कौन कौन से चार्ज साइक्लोट्रॉन में जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। तो अगर बात करें तो जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो होती है Qbr/m। Qbr/m जो होता है ये डायरेक्ट फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ साइक्लोट्रॉन की। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो साइक्लोट्रॉन की होती है वो होती है Q²B²R²/2m। Q²B²R²/2m। यहाँ पे जो m है वो मास है चार्ज पार्टिकल का, Q यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आर जो है ये रेडियस है। मतलब जहाँ से साइक्लो जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो साइक्लोट्रॉन को एग्जिट करता है, वहाँ उस पूरे सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो यहाँ पे आर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो होती है Q²B²R²/2m, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के सारे फार्मूलाज हमने कवर कर लिए। 2-3 फार्मूले ही हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन से सवाल पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। फिर भी इनको याद करके जाना, ठीक है। क्या पता डायरेक्ट पूछा जाए या डेटा दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप फार्मूला लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है दो चीज़ों में। मैग्नेटिज्म में आपको दो तरह की फोर्सेस देखने को मिलती हैं। एक तो होती है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जो लास्ट लेक्चर में अपने मूविंग, जो मैंने मूविंग चार्ज की फोर्स बताई थी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये होती है मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक जो फोर्स लगती है, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, वो होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर वायर की बात करें तो किसी वायर में अगर करंट है, अगर किसी भी वायर में करंट दौड़ रही है, तो उस करंट कैरिंग वायर में फोर्स क्या लगेगी, वो फोर्स जो होती है वो होती है आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ पे आई करंट है और एल यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और इस केस में अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी तो एल क्रॉस बी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपने डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे कि जो फोर्स होती है मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में वो होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। और वी क्रॉस बी से यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और उसके बाद करंट कैरिंग वायर की बात करें तो उस पे जो फोर्स लगती है वो होती है आई इंटू एल क्रॉस
बी। यहाँ पे एल क्रॉस बी से हम इसकी डायरेक्शन फोर्स की निकाल सकते हैं। और जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं साइन थीटा से, तो जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो निकल के आता है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। आई करंट है, एल लेंथ है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे एंगल है लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। अगर ये आपके पास वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अगर और मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर की तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल है वही यहाँ पे थीटा कहलाएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, इसमें अगर आप चाहो तो ये याद रख सकते हो कि जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम जो फोर्स होती है वो होती है आई इंटू एल इंटू बी। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस केस में जो फोर्स लगती है करंट कैरिंग वायर पे, वो आई एल बी के बराबर होती है। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। एक वायर ये है, एक सेकंड दूसरे कलर से देखते हैं। एक वायर यहाँ पे ये है और दूसरी वायर ये है। ये दोनों वायर्स जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। मान लीजिए इस वाली वायर में करंट I1 दौड़ रही है, इस वाली वायर में करंट I2 दौड़ रही है। इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल d मान रहा हूँ, तो जो करंट I1 कैरिंग करंट जो I1 करंट कैरिंग वायर जो है, जिसमें I1 करंट जा रही है, उस पे फोर्स लगेगी F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस वाली वायर को अगर मैं 1 कहता हूँ, इस वाली वायर को 2 कहता हूँ, तो इस पे फोर्स लगेगी F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इस सेकंड वायर पे फोर्स लगेगी F21, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। तो इस तरीके से अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, कैसी वायर्स हैं जिनमें करंट दौड़ रही है, तो इन पैरेलल करंट कैरिंग वायर में आपस में फोर्स लगेगी, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसका डायरेक्ट यहाँ पे मैं फार्मूला लिख के लाया हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वन वायर। एक वायर पे जो फोर्स लगती है पर यूनिट लेंथ, उस पे जो फोर्स लगती है उसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। उसके बाद देखो, अगर इस वाली फर्स्ट वायर में करंट ऊपर की तरफ है और दूसरी वायर में भी करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल करंट। मतलब दोनों वायर्स में जो करंट है उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो इस केस में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, मतलब इन दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो एक दूसरे की तरफ दोनों दोनों फोर्सेस अट्रैक्ट करेंगी दोनों वायर्स को। मतलब ये वाली वायर जो है ये इस पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, और ये पहली वाली वायर जो है, ये पहली वाली वायर भी दूसरी वायर पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर पहली वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स है, करंट है, और दूसरी वायर पे अगर नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है, तो उसको हम एंटी पैरेलल करंट कहेंगे। और एंटी पैरेलल करंट के केस में जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव फोर्स होती है। और एंटी पैरेलल करंट के केस में इसलिए कहा जाता है कि जो वायर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो ये हुआ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ करंट लूप। जिस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट करते थे, तो मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और एम जो होता है वो आई इंटू ए होता है। मान लीजिए एक लूप है आपके पास, उस लूप में आई करंट दौड़ रही है, उस लूप में आई करंट चल रही है। तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल लिखा हुआ है क्योंकि जो करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल लिखा हुआ है। एक्चुअली जो एम का मतलब होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। करंट लूप का एक करंट लूप है जिसमें करंट आई दौड़ रही है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी कैपिटल एम, वो बराबर होगी आई इंटू ए की। आई यहाँ पे करंट है जो करंट लूप में है, और ए इसका एरिया है। और एक बात का खास ख्याल रखना
क्या मैग्नेटिक मूवमेंट के केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो एरिया के अलोंग होती है, वो एरिया के अलोंग होती है, ठीक है? जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मूवमेंट की भी डायरेक्शन होगी। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट का या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट है वो है एम्पीयर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पीयर है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। और मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर आपने डायरेक्शन निकालनी होगी, दिशा निकालनी होगी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, तो वो राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है। मैग्नेटिक डाइपोल की मूवमेंट किससे निकाली जाती है? राइट हैंड थंब रूल से। उसके बाद फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये तो हमने बात की कि अगर एक करंट लूप है जिसमें मतलब सिंगल टर्न है, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होता है। लेकिन अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स इस करंट लूप के हैं, तो उस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है वो है एन इंटू आई इंटू ए। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, आई यहाँ पे करंट है और ए यहाँ पे एरिया है, ठीक है? एरिया ऑफ ईच लूप है। और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अगर साउथ पोल है, मैग्नेटिक डाइपोल का जो साउथ पोल होता है, उसमें करंट जो होती है वो क्लॉकवाइज़ होती है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो नॉर्थ पोल होता है, वहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज़ होती है। तो जहाँ पे आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज़ दिखेगी, वो नॉर्थ पोल होगा। जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज़ दिखेगी, वो क्या होगा? वो साउथ पोल होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके बाद तो आपने इतना ही इसमें याद रखना है कि साउथ पोल जो होता है, जहाँ पे भी आपको साउथ पोल दिखेगा, वो क्लॉकवाइज़ रिप्रेज़ेंट करेगा और नॉर्थ पोल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज़ रिप्रेज़ेंट करेगा। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप पहले एस बनाओ, एस का मतलब साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे ऐसे एरो बनाओ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐसे। तो ये ऐसे जो है एरो जो होता है ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन को रिप्रेज़ेंट करता है। इसी तरीके से नॉर्थ जब आप एन लिखोगे तो एन नॉर्थ पोल को रिप्रेज़ेंट करता है और यहाँ पे एरो जब 2 बनाते हो तो इस तरीके से ये दोनों जो है, ये एरो जो है ये रिप्रेज़ेंट करता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है? तो उसके बाद है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का देखना होगा, यहाँ पे थोड़ी-सी मिसप्रिंटिंग हुई है, ये ऑफ है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है ई वी आर अपॉन टू, ठीक है? ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, और आर यहाँ पे रेडियस है कि कौन से सर्कुलर, जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है। और ये इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे जिस तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम होता है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो, ये रोटेशन में भी पढ़ा है कि आर क्रॉस पी होता है। और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को और एंगुलर मोमेंटम को, तो ये आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है। इस पे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। m अपान एल इज इक्वल टू क्यू बटा 2m। अब यहाँ पे क्यू जो है ये कोई भी ये हमने जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा। ये जो फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है, मतलब किसी भी तरह के चार्ज के लिए ये फार्मूला वैलिड है। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो m अपान एल होता है वो e अपान 2m के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में जो चार्ज होता है उसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है? तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम को जब आप कंपेयर करते हो किसी भी चार्ज के लिए, एक जनरल फार्मूला है m अपान एल इज इक्वल टू क्यू बटा 2m। m यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है, एल एंगुलर मोमेंटम है, क्यू यहाँ पे चार्ज है और एम यहाँ पे मास है, ठीक है? तो ये किसी भी रिवॉल्विंग चार्ज के लिए ये वाला फार्मूला वैलिड है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए खाली ये फार्मूला वैलिड है। m अपॉन एल इज इक्वल टू ई बाई 2m। m यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, एल एंगुलर मोमेंटम है, ई चार्ज एन इलेक्ट्रॉन है और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ये फार्मूले सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, कहीं से भी सवाल नीट में जेडब्ल्यू में पूछा जा सकता है। तो हर एक फार्मूले को ध्यान से समझना, समझ के याद करना, ठीक है?
उसके बाद है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम आगे गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट को मेजर करता है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो भी टॉर्क के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। तो इसलिए टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मैग्नेट अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी टॉर्क पढ़ा था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, और वो था पी क्रॉस ई। पी वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट था, ई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिज्म को पी से जो है वो पी को एम से रिप्लेस करना है और ई को बी से रिप्लेस करना है। क्योंकि मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हैं और मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक टॉर्क होती है वो होती है एम क्रॉस बी। एम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसको जब आप स्केलर फॉर्म में रिप्लेस करते हो तो मैग्नेटिक जो टॉर्क होती है टाउ, वो बराबर आता है एम बी साइन थीटा के। तो इस तरीके से करंट लूप पे जो टॉर्क लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट लूप पे टॉर्क लगती है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होती है एम क्रॉस बी के। और इसी को आगे हम लिखते हैं एम बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, एम यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं अच्छे से समझा ही देता हूँ, ऐसे समझने आएगा। मैंने कहा टॉर्क टाउ जो है वो है एम बी साइन थीटा। मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू ए होता है। ये तो एक टर्न के लिए होता है, करंट इंटू एरिया ये किसी एक टर्न के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। लेकिन अगर करंट लूप के एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो एन इंटू आई इंटू ए होगी। जो मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ पे होगी वो होगी एन इंटू आई इंटू ए। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला जब हम यहाँ पे लगा देते हैं तो टाउ निकल के आता है एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे गैल्वेनोमीटर के सारे सारे सवाल निकल आएँगे। तो यही फार्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है टाउ इज़ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अगर आपको ये याद नहीं होता है ये वाला फार्मूला, तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया यहाँ पे कि टॉर्क का होता है एम बी साइन थीटा, तो यहाँ पे एम का फार्मूला इसमें रख देना है एन आई ए, तो इस तरीके से ये फार्मूला निकल आएगा। तो इस तरीके से ये याद करने का तरीका है। तो फाइनली टॉर्क जो होती है वो एन आई ए बी साइन थीटा होता है। थीटा एंगल है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट और एरिया का डायरेक्शन सेम होता है। उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख के लाया हूँ तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच का अगर आपने डिफरेंस समझना होगा, तो मैग्नेटिज्म में जहाँ पे आप बी लिखते हो, इसी बी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई लिखते हो। मैग्नेटिज्म में जहाँ पे आप एम लिखते हो, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पी पी लिखते हो। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि जहाँ पे ई होगा उसको बी से रिप्लेस कर दो, जहाँ पे पी होगा उसको एम से रिप्लेस कर दो, तो सारे के सारे फार्मूले बाकी सेम रहते हैं, ठीक है? जैसे टॉर्क का फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी क्रॉस ई, ये मैंने आपको बता भी दिया। तो मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक टॉर्क होती है वो एम क्रॉस बी होती है। पी को हमने एम से रिप्लेस किया, ई को हमने बी से रिप्लेस किया, तो इस तरीके से टॉर्क एम क्रॉस बी निकल के आया। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है पी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है क्यू इंटू टू एल। क्यू यहाँ पे चार्ज है, टू एल यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ है, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्यू इंटू टू एल होता है, जिसमें क्यू चार्ज है, टू एल डाइपोल लेंथ है, और इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में जो एम का फार्मूला होता है वो आई इंटू ए होता है, और एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला एन इंटू आई इंटू ए होता है, ठीक है? उसके बाद
एक स्पेशल केस जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया था कि जब एंगल थीटा होता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होता है, तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम लगती है, कितनी मैक्सिमम लगती है? P इंटू ई के बराबर लगती है, ठीक है? और उसी तरीके से जब हम मैग्नेटिज़्म पढ़ते हैं, तो मैग्नेटिज़्म में भी जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जब 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम टॉर्क लगती है m इंटू बी के बराबर, ठीक है? और एक और कंडीशन है कि जब मिनिमम टॉर्क लगती है, तो टॉर्क मिनिमम होती है वो 0 के बराबर होती है। टॉर्क मैक्सिमम पीई के बराबर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 90 डिग्री पे, और टॉर्क मिनिमम जो मैक्सिमम जो होती है मैग्नेटिज्म में वो एमबी के बराबर होती है 90 डिग्री पे, और मिनिमम टॉर्क जो होती है वो 0 के बराबर होती है, और 0 के बराबर टॉर्क थीटा इज़ इक्वल टू 0 पे भी होगी, थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री पे भी होगी। जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों जो है वो स्टेबल होंगे। तो इसलिए जो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो जब टॉर्क 0 होगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, क्योंकि फ़ोर्स जब भी 0 होती है, फ़ोर्स या टॉर्क, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। अब सवाल है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? तो थीटा 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और थीटा 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और दोनों केसेस में टॉर्क 0 के बराबर होती है। इसी तरीके से मैग्नेटिज़्म में भी क्या होता है कि टॉर्क 0 के बराबर होती है 2 कंडीशंस के अंडर। एक तो जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, और जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और जब थीटा 180 डिग्री के बराबर होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम मैग्नेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शायद अगले चैप्टर में है, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर है, मेरे ख्याल में वो वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया, और ये कंपैरिज़न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मैं सोच रहा था अगले चैप्टर में, लेकिन ये यहीं पे देखने को मिला, ठीक है? तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें मैग्नेटिक डाइपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम यू से रिप्रेज़ेंट करते हैं, कैपिटल यू से, और वो बराबर होता है माइनस एम डॉट बी के, माइनस एम डॉट बी के। यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है मैग्नेटिक डाइपोल की, एम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी, ठीक है? उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने माइनस पी डॉट ई पढ़ा था, जो हम माइनस पी ई साइन थीटा के बराबर लिखते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिज़्म में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो माइनस एम डॉट बी के बराबर होती है, और ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है माइनस एम बी साइन थीटा की, और थीटा यहाँ पे एंगल है एम और बी के बीच का। जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है, और इस तरीके से यहाँ पे यू जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, वो माइनस एम बी साइन थीटा के बराबर निकल के आता है। अब यहाँ पे वर्क भी कभी-कभी पूछा जाएगा नीट में, जेईई में, या कहीं न्यूमेरिकल में वर्क की बात की जाती है। तो जब भी वर्क की बात की जाए, क्योंकि वर्क और एनर्जी की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। इस तरीके से अगर मैग्नेटिक डाइपोल के केस में कहीं भी मैग्नेटिक डाइपोल के रिलेटेड कहीं वर्क डन पूछा जाए, तो समझ जाना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। और वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस की बात की जाती है कि जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो उस केस में टॉर्क तो 0 ही होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री पे टॉर्क 0 होती है, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है वो माइनस एम बी के बराबर होती है। अब यहाँ पे एम बी तो मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, लेकिन साइन पीछे से नेगेटिव का लगा हुआ है, मतलब ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो माइनस एम बी जो है ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक डाइपोल की, जो हमें देखने को मिलती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे जब टॉर्क 0 होती है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। और जब थीटा जो है वो 180 डिग्री होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जब 180 डिग्री होता है तो उस केस में भी टॉर्क 0 होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। तो 180 डिग्री के केस में टॉर्क तो 0 होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक डाइपोल की वो एम बी के बराबर होती है। एम बी जो है मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है और साथ में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी मैग्नेटिक डाइपोल की। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डाइपोल की एम बी के बराबर होती है, जो 180 डिग्री के एंगल पे देखने को मिलती है जब टॉर्क 0 के बराबर होती है, और इसी कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख के लाया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार नीट में जेडब्ल्यू में पूछा गया है, पर्टिकुलरली नीट में तकरीबन ये 3 से 4 से 5 बार पूछा गया है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे आप इसको जो है वो फार्मूलाज़ से भी इसको निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ये याद रखा होगा तो उतना टाइम वहाँ पे बच जाएगा। अगर डाइपोल को आप रोटेट करते हो थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री तक, या फिर स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ इसको रोटेट करते हो डाइपोल को, या और वाइस वर्सा, या फिर अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसको रोटेट करते हो, या फिर 180 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ रोटेट करते हो, तो दोनों केसेस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होता है, वो 2mb के बराबर होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डाइपोल को रोटेट करते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक, या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तक, या फिर एक और कंडीशन है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी इसको रोटेट करते हो डाइपोल को, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है डेल्टा यू, या जिसको हम वर्क डन यहाँ पे कहेंगे, वो 2mb के बराबर होगा। तो यहाँ पे ख्याल रखना, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल पूछे या फिर वर्क डन पूछे, तो 2mb के बराबर होगा। m यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट और b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था जिस वक़्त मैं आपको टॉर्क पढ़ा रहा था, कुछ देर पहले टॉर्क पढ़ा रहा था। तो टॉर्क के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा तो गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझने में तकरीबन आधे से 1 घंटा लगता है। लेकिन हमने यहाँ पे ना डायग्राम देखेंगे, ना इसकी थ्योरी देखेंगे। मैं बस कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा ताकि आपको गैल्वेनोमीटर का जो थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाए, ठीक है? और इसलिए थोड़े बहुत पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, लेकिन बहुत डिटेल्ड डायग्राम यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ, क्योंकि ये माइंड मैप सीरीज़ है, फार्मूला शीट्स की सीरीज़ है। तो यहाँ पे अगर डिटेल में पढ़ने बैठ जाएँ तो फिर आधे घंटे में 1 घंटे में लेक्चर कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? तो चलिए गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क टॉर्क पे। तो जो टॉर्क लगती है वो होती है एम क्रॉस बी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और टॉर्क टाउ जो होता है वो एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। ये टॉर्क के फार्मूले हैं एम क्रॉस बी और एन आई ए बी साइन थीटा। और इन्हीं टॉर्क के प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर का वर्किंग बेस्ड होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कॉइल्स को, मतलब पूरे गैल्वेनोमीटर को जब आप दोनों तरफ लाइव वायर के साथ में और न्यूट्रल वायर के साथ में कनेक्ट कर देते हो तो इसमें करंट दौड़ने लगती है। गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है, ठीक है? ये बहुत, मतलब बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के नहीं लाया। तो गैल्वेनोमीटर में जब हम सिर्फ़ वो पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए और ये फ़ॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएँ, ठीक है? इनकी समझ आ जाए। इसलिए थोड़ी-थोड़ी जो डायग्राम के थोड़े-थोड़े पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ।
तो जब लाइव वायर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट दौड़ने लगती है। जब आप जानते हो कि जब करंट किसी वायर में से पास होती है तो उसपे टॉर्क लगती है और वो टॉर्क बराबर होती है एम क्रॉस बी के, NIAB साइन थीटा के बराबर होती है। तो ये टॉर्क जो होती है NIAB साइन थीटा, ये टॉर्क लगती है ये टॉर्क लगती है गैल्वेनोमीटर में, ये टॉर्क लगती है इस कॉइल पे ये टॉर्क लगती है। तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में, ठीक है? जो गैल्वेनोमीटर में कॉइल है उसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम एन से रिप्रेज़ेंट करते हैं और हर एक टर्न में कितनी करंट है उसको हम आई से रिप्रेज़ेंट करते हैं। आई है करंट इन ईच टर्न और ए है एरिया ऑफ ईच टर्न। बी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा यहाँ पे एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट को हो या फिर एरिया को हो, बात बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल है थीटा। तो जब आप लाइव वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हो तो उसमें करंट दौड़ने लगती है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होती है? टॉर्क की वजह से होती है, NIAB साइन थीटा की वजह से होती है। और जब टॉर्क लगती है इस कॉइल पे तो अचानक से उस कॉइल में एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगना शुरू हो जाती है। वो रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर होती है C इंटू फाई के। C यहाँ पे क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट है और फाई यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है? मतलब कॉइल कितना ट्विस्ट कर रही है उसको ये फाई मेजर करता है। तो इस तरीके से जब टॉर्क लगती है उस कॉइल पे करंट की वजह से, उसके अगेंस्ट उस कॉइल के अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ रेस्टोरिंग लगता है जो बराबर होता है C इंटू फाई के। C टॉर्सनल कांस्टेंट है, फाई यहाँ पे ट्विस्ट है जो मेजर करता है कि कॉइल में कितना ज़्यादा ट्विस्ट आया टॉर्क के लगने से। अब मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे या किसी ट्विस्ट फाई पे मान लीजिए अगर कंटिन्यूअसली कॉइल के अंदर करंट दौड़ रही है तो उसकी वजह से रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रेस्टोरिंग टॉर्क लगने का मतलब वो इनडायरेक्टली ट्विस्ट फाई को मेजर कर रहा है। मान लीजिए किसी ट्विस्ट फाई पे जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो टॉर्क ऑफ कॉइल के बराबर हो जाता है। तो टॉर्क ऑफ कॉइल होता है NIAB साइन थीटा और रेस्टोरिंग टॉर्क होता है C इंटू फाई। तो किसी पॉइंट फाई पे मान लीजिए किसी ट्विस्ट फाई पे C फाई जो होता है वो NIAB साइन थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पे याद रखना C फाई रेस्टोरिंग टॉर्क है और NIAB साइन थीटा वो टॉर्क है जो कॉइल में लग रहा है किसकी वजह से? करंट की वजह से। जब हम गैल्वेनोमीटर को लाइव वायर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस फार्मूले से हमें क्या पता चलता है? इस फार्मूले से हमें करंट के बारे में पता चलता है और करंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी और जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी तो हमें पता चलेगा कि करंट है भी या नहीं है। और यही काम है गैल्वेनोमीटर का कि करंट को मेजर करना। और करंट को मेजर कैसे किया जाता है? डिफ्लेक्शन को देख के। और डिफ्लेक्शन कैसे कैसे देखी जाती है? करंट की वजह से, ठीक है? जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि करंट कितनी है, ठीक है? तो यहाँ पे करंट की बात करें इस फ़ॉर्मूले से तो करंट यहाँ यहाँ से निकल के आएगा C फाई अपॉन NAB साइन थीटा। इस वाले फ़ॉर्मूले से ये वाला निकल के आता है करंट इज़ इक्वल टू C फाई अपॉन NAB साइन थीटा, ठीक है? और यहाँ पे इस फ़ॉर्मूले से हमें दिख रहा है कि जो करंट I है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस सारे डेटा से आपने सिर्फ़ एक चीज़ याद रखनी है और समझनी है कि जो करंट है वो ट्विस्ट फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जितना फाई ज़्यादा होगा उतनी करंट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस सारे खेल में जो साइन थीटा है वो काम ख़राब कर रहा है क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी कम होगी तो करंट को मेज़र करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो डिफ्लेक्शन में यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी इस साइन थीटा की वजह से। तो इस साइन थीटा को अब हम किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करेंगे ताकि आई जो है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना हो। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे देख लो कि करंट की जितनी ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। और अगर हमने आई को फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाना है, वैसे तो आई फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साथ ही साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइन थीटा को एलिमिनेट अगर किया जाए तो आई जो है वो सिर्फ़
फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा, करंट जितनी ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा को यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे और साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियल फ़ील्ड का। तो साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियल फ़ील्ड का यूज़ करते हैं। और रेडियल फ़ील्ड का हम कैसे यूज़ करते हैं, रेडियल फ़ील्ड तभी बनेगी जब कनकेव पोल मैग्नेट होंगे। तो आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं कि साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम रेडियल फ़ील्ड का यूज़ करते हैं और किसका यूज़ करते हैं, कनकेव पोल मैग्नेट का यूज़ करते हैं। कनकेव पोल मैग्नेट और रेडियल फ़ील्ड को यूज़ करके थीटा जो है वो 90 डिग्री पे सेट हो जाता है और साइन 90 हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। और इस फ़ॉर्मूले में जब हम साइन 90 की वैल्यू 1 रखेंगे तो सी फाई बराबर होगा NIAB के। इस तरीके से आई जो है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आई जितनी ज़्यादा है उससे डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होगी और करंट को हम इजीली मेजर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस तरीके से रेडियल फील्ड और कनकेव पोल मैग्नेट को यूज़ करके थीटा 90 डिग्री पे सेट हो जाता है, जिससे साइन 90 1 के बराबर आ जाएगा और साइन 90 जब हम 1 के बराबर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर जाएगी और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी तो NIAB फाइनली सी फाई के बराबर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा को हमने एलिमिनेट किया, कैसे एलिमिनेट किया? थीटा को 90 डिग्री पे सेट किया और साइन 90 1 होता है, इस तरीके से सी फाई निकल के आया NIAB की। और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है NIAB इज़ इक्वल टू सी फाई और इससे हमें पता चलता है कि करंट आई जो है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या पता चला कि आई जो है वो सी अपान NAB इंटू फाई के बराबर है, क्योंकि NAB NIAB जो है वो सी फाई के बराबर निकल के आया है। तो इस वाले फ़ॉर्मूले से हमें करंट का पता चलता है कि करंट I जो है वो C अपान NAB के बराबर है इंटू फाई के, ठीक है? I इज़ इक्वल टू C अपान NAB इंटू फाई। और यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट मान लेता हूँ, इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो कांस्टेंट इंटू फाई के बराबर ये करंट निकल के आएगी, ठीक है? I इज़ इक्वल टू G इंटू फाई। G यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, जो बराबर है C अपान NAB के, ठीक है? अब यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो करंट है वो फ़ाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा करंट होगी, उतना ज़्यादा फ़ाई होगा, उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी और ईज़िली हम करंट को मेज़र कर पाएँगे कि कितनी ज़्यादा करंट पे कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है और ईज़िली हमें पता चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट मेज़र हो रही है, जो कि गैल्वेनोमीटर का एक्चुअल काम है, करंट को मेज़र करना। और ये गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट को मेज़र करता है, ठीक है? तो इस तरीके से आई जो है वो जी इंटू फाई के बराबर निकल के आता है। जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है और आई जो है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है। तो बस इतनी ही बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं गैल्वेनोमीटर में याद रखना है। अब यहाँ पे वोल्टेज की बात, करंट सेंसिटिविटी की बात करेंगे, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको वोल्टेज के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि भाई वोल्टेज को हम कैसे मेज़र करें। हम जानते हैं, ये ओह्म्स लॉ पढ़ा है आपने कि V इज़ इक्वल टू IR होता है। अब I जो है वो मैंने आपको पीछे यहाँ पे बता दिया, I जो है वो C अपान NAB इंटू फाई होता है। तो I की जगह यहाँ पे अ, क्या रखेंगे, C अपान NAB इंटू फाई रखेंगे, इंटू ये वाला R। और ये हमारे पास इस तरीके से वोल्टेज का फ़ॉर्मूला निकल के आया। तो वोल्टेज का फ़ॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे C फाई R अपान NAB होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। वैसे जितने भी यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूले बताए, इनमें से एक फ़ॉर्मूला भी याद नहीं करना। बस इतना सा याद रखना है कि NIAB जो होता है वो C फाई के बराबर होता है। इसी से सारे फ़ॉर्मूले निकल के आएँगे, चाहे वो करंट का फ़ॉर्मूला हो, चाहे वो वोल्टेज का फ़ॉर्मूला हो, चाहे वो करंट सेंसिटिविटी का फ़ॉर्मूला हो, चाहे वो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फ़ॉर्मूला हो, ठीक है? अब हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कम डिफ्लेक्शन पे करंट ज़्यादा या ज़्यादा डिफ्लेक्शन पे करंट कम हो, ठीक है? मतलब करंट सेंसिटिविटी का एक सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझा दूँ। करंट सेंसिटिविटी कब होगी? मतलब गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट की वजह से अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव है।
मतलब छोटी-सी बहुत कम माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और वो गैल्वेनोमीटर काफ़ी अच्छा गैल्वेनोमीटर होता है क्योंकि वो बहुत माइन्यूट करंट को मेज़र करता है। तो करंट जितनी कम होगी, डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे ये करंट सेंसिटिविटी का मुद्दा है। ये करंट सेंसिटिव है, ये गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव है। तो करंट जो आई है वो कम कब होगी? जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और फाई ज़्यादा कब होगा? जब हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो फाई अपन आई को ही हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी फाई अपन आई होता है जो बराबर होता है NAB अपन C के। अब मैंने आपको बताया था कि NIAB जो होता है वो C फाई के बराबर होता है। तो यहाँ से फाई अपन आई आप निकालते हो तो फाई अपन आई निकल के आता है। फाई आई को इस तरफ लाओ तो फाई अपन आई हो जाएगा और ये NAB अपान सी निकल के आएगा। तो इस तरीके से करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है करंट जितनी कम होगी, कम करंट होने पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाए गैल्वेनोमीटर, तो उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं और वो बराबर होता है फाई अपान आई के। दैट इज इक्वल टू NAB अपान सी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये तो बात की हमने करंट सेंसिटिविटी की। अब अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करता हूँ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक सेकेंड, मैंने आपको बताया कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे सी फाई जो होता है वो NIAB होता है। यहाँ से अगर हम करंट का फ़ॉर्मूला निकालते हैं तो वो सी फाई अपान NAB निकल के आएगा और इस फ़ॉर्मूले को यहाँ पे जब आप पुट करते हो तो ये वोल्टेज का फ़ॉर्मूला निकल के आएगा सी फाई आर अपान NAB। ये वोल्टेज का फ़ॉर्मूला निकल के आया। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी कब देखने को मिलेगी? जिस तरीके से करंट सेंसिटिविटी का मतलब है करंट जितनी कम होगी डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है कि वोल्टेज जितनी कम होगी, इस कम वोल्टेज होने पे जो डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाएगा उसको हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। और डिफ्लेक्शन कब ज़्यादा होगा? जब ये न्यूमरेटर में होगा और वोल्टेज कम कब होगी? जब ये डिनोमिनेटर में होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब है ये फाई अपान वी जो होता है इसी को हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कब होगी? जब वोल्टेज कम होगा और डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और फाई इस फार्मूले से जब हम फाई अपान वी निकालते हैं तो वी को हम इस साइड जब लाएँगे तो ये फाई अपान वी हो जाएगा, ठीक है? और ये बराबर होगा NAB को उस तरफ लो NAB और ये CR को इस तरफ डिनोमिनेटर में लाओ, तो ये इस तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी का फ़ॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब है कि फाई ज़्यादा है, वोल्टेज कम है। कम वोल्टेज पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए गैल्वेनोमीटर, उसको हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर वोल्टेज गैल्वेनोमीटर में बहुत कम है, उस कम वोल्टेज पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो उसको हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपान वी होता है, इसमें फाई ज़्यादा होना चाहिए, वी कम होना चाहिए, ठीक है? तब इसको हम कहेंगे ये वोल्टेज सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? और ये बराबर होता है NAB अपान CR। ये कैसे होता है ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपान वी बराबर होता है NAB अपान CR। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, C यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो फाई अपान वी जो है वो NAB अपान CR होता है। अब यहाँ पे ध्यान अगर आप इस फ़ॉर्मूले में ध्यान दोगे तो NAB जो है, जो यहाँ पे NAB अपान C है, ये करंट सेंसिटिविटी होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है और करंट सेंसिटिविटी को हम फाई अपान आई कहते हैं। तो इस तरीके से NAB अपान C की जगह अगर यहाँ पे मैं फाई अपान आई लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से फाई अपान वी जो होता है वो फाई अपान आई आर होता है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फाई अपान आई यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी है। तो इस तरीके से फाई अपान वी वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, फाई अपान आई करंट सेंसिटिविटी होता है और आर यहाँ पे रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस है। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई फाई अपान वी जो होता है वो NAB अपान CR के बराबर होता है। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बिल्कुल विस्तार से समझाया। और NAB अपान C जो होता है, जो यहाँ पे NAB अपान C है, ये करंट सेंसिटिविटी होता है और फाई अपान आई इसको कहते हैं। इसी की जगह यहाँ पे मैंने फाई अपान आई लिखा। इसी को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं और ये आर जो है ये एज़ इट इज़ इसको लिखेंगे, ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे
गैल्वेनोमीटर का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ जितना भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम मैग्नेटिज़्म की बात करें तो मैग्नेटिज़्म में टोटल 4 से 5 सब यूनिट्स आते हैं। सबसे पहला था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म जो हमने अभी-अभी ख़त्म कर लिया, और दूसरा है मैग्नेटिज़्म एंड मैटर, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चौथा है अल्टरनेटिंग करंट। और इस तरीके से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिज़्म एंड मैटर को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपको माइंड मैप चाहिए, फार्मूला शीट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।